प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। तो आ गए हैं अब आपके एपी सर फिजिक्स लाइव सेशन को लेके। तो चलिए करते हैं क्लास शुरू। बाकी सारे लोग अटेंडेंस बना लीजिएगा विशाल जी, सारे बच्चे का। आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो सारे प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया था, और ऑलमोस्ट चीज़ें आप लोग पहले से भी पढ़ाई, मैंने तो क्लासरूम में भी पढ़ाई करा रखा था आपको। इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि क्वेश्चंस का अलग सेट लेके आएंगे। अभी जो हम लोग का थ्योरी जो पोर्शंस चल रहा है, तो उसमें हम लोग आगे जो पढ़ाई हम लोग किए हैं, तब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेल्डिंग। चलो तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेल्डिंग जो है ना प्यारे बच्चों रे, ये आपका ध्यान से सुनना है कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, या इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ये आपका है कि ये एक केज है, ये एक प्रोटेक्टिंग मान लो कि जो एक रीजन है कि जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, आपको कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बचा सकें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकें, ठीक है ना। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका जो सेल्डिंग है, इसमें सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया या अप्लाइंसेस जो आपका है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका मान लीजिए कि वो इफेक्ट ना हो, और बाकी मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका जो अपना फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लेके हम लोग इसका स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें आपका कुछ नहीं करना है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग जो है कैन बी अचीव्ड बाय प्रोटेक्टिंग एंड इनक्लोजिंग द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इनसाइड अ होलो कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आप तो अभी पढ़े हो, हम पढ़ाए भी हैं कि किसी भी कंडक्टर, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आपका कंडक्टर हो या निगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो, उसके इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। तो स्वाभाविक है कि बात करते हैं हम लोग कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, मान लीजिए कहीं पे भी किसी भी रीजन में मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे हम जो इंस्ट्रूमेंट को ले गए हैं, या हम जो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ले गए हैं कि जो कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ का मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपका डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेल्डिंग कहते हैं। बस ये एग्जामिनेशन में बोर्ड के पर्पज से चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। दूसरा, नीट के एग्जाम में ये डायग्राम बेस्ड आपका ऐसे क्वेश्चंस आता है। तो चलो तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग कि यहाँ पे हम लोग एक हॉलो कंडक्टर लिए हैं, ठीक है ना। ये आपका कंडक्टर प्लेट है जिसमें मान लीजिए कुछ जगह पे निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इस पे फील्ड आपका इन्फिनिटी टू बॉडी, और पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी सरफेस टू इन्फिनिटी। इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू जीरो है और चार्ज भी जीरो है। तो इसके इनसाइड में जो भी मान लीजिए कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट या जो भी अप्लाइंसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, जो कि आपका ध्यान से सुनना है कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको सेव किया जाता है। चलिए इसी के कंसर्निंग हम लोग अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग का आप एग्जांपल ले लेंगे कि जब आपका रेनिंग का टाइम होता है, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों रे, जब आपका रेनिंग का टाइम होता है और लाइटनिंग, जब मान लीजिए कि बारिश के समय में जब आपका लाइटनिंग अगर आपका होता है, तो कहा जाता है कि लाइटनिंग जिस समय में हो रहा है, तो अगर आप कार में या बस में अगर आप बैठे हुए हो तो आप अपने आप को सेफ फील करोगे, लेकिन अगर ओपन में अगर आप खड़े हो या ग्रीन ट्री के नीचे में, यानी हरे पेड़ के नीचे में अगर आप खड़े हो, तो वहाँ ज़्यादा खतरा है। लेकिन आप कार और बस में होते हो तो आप वहाँ पे सेफ होते हो। कार और बस में आपका सेफ होने का कारण क्या है कि कार और बस का जो एक्सटर्नल बॉडी जो है वो आपका कंडक्टर का बना होता है, और वो आपको क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका सेल्डिंग का काम करता है, वो एक केज का काम करता है, और वो आपको है ना कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी लाइटनिंग का जो आपका लाइटनिंग से आपको वो प्रोटेक्ट करता है। और भी प्यारे बच्चों इसके कई सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, और इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में भी आप इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है। दूसरा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्क्रीनिंग या मान लीजिए सेल्डिंग का एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि एन अर्थ कंडक्टर ऑल्सो एक्ट अ स्क्रीन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप देखते होंगे कि घर वगैरह में हम लोग घर वगैरह में, या मान लीजिए कि आप बड़े बड़े मान लीजिए कि इमारत पे, अगर मान लीजिए बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे, इमारत कह रहे हैं, बड़े बड़े स्टोरी मल्टी स्टोरी, एक मिनट,
ठीक है चलो। बड़े बड़े आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे इस तरह का, है ना, इस तरह का सिंबल का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि इसका इंटरकनेक्शन के कारण यहाँ पे आपका एक मेटालिक, मान लीजिए कि प्लेट जो लगा हुआ रहता है, एक हम लोग कंडक्टर प्लेट से रखते हैं। तो जब लाइटनिंग वगैरह का, मान लीजिए थंडर स्टॉर्म का जब टाइम होता है, लाइटनिंग जब मान लीजिए कि प्रोड्यूस होता है, तो क्या है कि लाइटनिंग आपका क्या है, ध्यान से सुनना है कि पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे लाइटनिंग के द्वारा, जब भी पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहाँ पे निगेटिव, और ये निगेटिव आया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड से आपका जो ये इसका जो दूसरा एंड आपका होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि व्हेन कंडक्टेड इज नॉट अर्थ फील्ड ऑफ द चार्ज बॉडी सी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कंडीशन बियॉन्ड आपका ए बी, यानी अगर इसको हम अलग अर्थ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है और यहाँ पे आपका नेगेटिव, और ये आपका मान लीजिए ध्यान से सुनना है कि आपका क्या है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब हम इसको अर्थ कर देते हैं तो जो चार्जिंग बाय इंडक्शन के इसके जो फेस में ध्यान से सुनना है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो आपका यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है वो कहाँ चला जाता है, आपका अर्थ में, और लाइटनिंग से आपका होल बिल्डिंग जो आपका है वो आपका सेफ हो जाता है। समझ गए? तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग और मान लीजिए कि जो आपका स्क्रीनिंग का एक छोटा सा मान लीजिए टॉपिक जो हम लोगों का बच गया था, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हम इसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। तो बताओ प्यारे बच्चों कि ये आपको और इसके बारे में मैं डिस्कशन कर दूं, या चीज़ें आपको क्लियर हो गए कि क्यों हम लोग, मान लीजिए दूसरा आप यहाँ पे कि हाई वोल्टेज का जो जनरेटर है उसको देखिएगा आप, मेटालिक जो बहुत ज़्यादा मान लीजिए जनरेटर, एक तो आपका मैरिज वगैरह में, शादी विवाह या किसी फंक्शन में जो हम लोग जनरेटर का यूज़ करते हैं जो ओपन टाइप का होता है। लेकिन दूसरा आप देखेंगे कि जो आपका बहुत बड़ा मान लीजिए कि जो जेनसेट वगैरह जो महिंद्रा का या किर्लोस्कर कंपनी वगैरह का होता है, तो उसका जो कवर आप देखते होंगे वो मेटालिक कवर ही, यानी मेटल का ही सीट का वो कवर किया हुआ रहता है। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से शेल्डिंग किया जाता है ताकि वोल्टेज जो या करंट जो आपका है या उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है वो इस केज से, यानी उस कवर से वो बाहर ना जाए, ताकि आसपास अगर मान लीजिए चाहे ह्यूमन बॉडी या फिर कोई और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग के बारे में है। इसके बारे में आपको बस डायग्राम बनाना है। और दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग का बेनिफिट आपका क्या है कि हम एक होलो स्फीयर के मेटालिक बॉडी में हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए हम शेल्डिंग या स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया? तो चलो कमेंट एक बार कंफर्म करो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर तो बता दो बेटा, तो आगे फिर हम लोग शुरू करें। चलो बताओ, यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ें। जल्दी से बताओ। बस इसमें आपको ये डायग्राम पता होना है और एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बता दिया वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि जब मान लीजिए कार में या बस में, है ना, कि लाइटनिंग के दौरान हम जब वहाँ पे होते हैं तो सेफ में होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी ग्रीन ट्री के नीचे में होते हैं या बाहर अब होते हैं। क्यों सेफ होते हैं? तो आपका क्या है कि कार और आपका जो बस है वो मेटालिक, आपका मान लीजिए मेटालिक बॉडी का होता है जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग या स्क्रीनिंग का काम करता है। तो चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब नया हम लोग फिर से फाइल इसका लेते हैं। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आज 100% कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चंस बनाइएगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। अब आज बाबू रे स्टार्ट करते हैं हम लोग नया चैप्टर हम लोगों का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, ना ये तो अभी तुरंत हम लोग ओपन नहीं किया। एक मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलिए
इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ लिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर्स है वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इसका स्टडी हम लोगों को करना है। तो सब लोग चलो प्यारे बच्चे अटेंशन। इलेक्ट्रिक डायपोल में किसको हम लोग बोलते हैं वो चलिए हम लोग सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। वो हमारा है कैन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। कह रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना वो एक सिस्टम है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, तो एक आपका प्लस क्यू और एक आपका माइनस क्यू, दो आपका इक्वल और अपोजिट है ना पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। तो हम इसको ऐसे बाबूरे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक मान लीजिए आपका माइनस क्यू जो चार्ज है, और दूसरा बाबू ध्यान से सुनना है कि एक आपका प्लस क्यू जो चार्ज है। तो ये दो चार्ज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर में है, और दोनों आपका स्मॉल चार्ज हैं यानी पॉइंट चार्ज हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस में, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में एक दूसरे से ये सेपरेटेड है, और सेपरेशन और फाइनाइट डिस्टेंस में है। तो सच एन अरेंजमेंट नोन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बेटा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में आपका दो जो चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर वाले जो हैं, तो हम लोग निकालेंगे कि टोटल यानी टोटल चार्ज जो आपका होगा, टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी टोटल चार्ज की जो बात करेंगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा। अब टोटल चार्ज आपका इलेक्ट्रिक डायपोल पे आपका जीरो कैसे हो जाएगा, यानी एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका निगेटिव है। तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान देना है कि फाइनाइट डिस्टेंस यानी दोनों चार्ज के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, यानी इतना है कि हम उसको माप सकते हैं। तो डेफिनेटली है कि दोनों का अगर हम लोग इस पॉइंट का नाम ए दे दें और इस पॉइंट का नाम बी दे दें, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना बाबू रे, ध्यान से सुनना है कि दोनों यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो आपका डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है, इसको 2a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 2a के द्वारा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई कोई बुक आपको 2l भी लिखता है, इसके जगह पे कहीं कहीं पे 2l भी लिखा हुआ रहता है, हम लोग इसको 2a के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस है तो डेफिनेटली इसका हम लोग एक सेंटर पॉइंट तो ढूंढ ही सकते हैं ना, इसका आधा, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल। तो चलो बेटा मेंशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। इसको हम लोग बाबूरे बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल। और ये आपका जो 2a या 2l जो है वो दोनों के बीच का आपका क्या है, सेपरेशन है। अब चलिए, तो इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जो मैंने आपको बताया कि सच एन अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, सच एन अरेंजमेंट नोन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसकी इक्वल और अपोजिट यानी आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का तो मैग्नीट्यूड आपका इक्वल ही ना है। माइनस क्यू का मोड लेंगे और प्लस क्यू का मोड लेंगे तो मैग्नीट्यूड तो आपका इक्वल है, लेकिन नेचर आपका क्या, प्रॉपर्टीज इसका क्या, एक दूसरे के अपोजिट, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और दोनों आपका बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस और वो फाइनाइट डिस्टेंस में आपका जब सेपरेटेड होता है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी कहते हैं या डायपोल मूवमेंट भी कहते हैं। इसका आपका इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डायपोल लेंथ। यानी कहने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो आप निकालते हो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो मतलब है आपका कि डायपोल में तो दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू में से कोई एक चार्ज और डायपोल के बीच के सेपरेशन जो आपका डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको देगा लेके क्या, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं।
द पी वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू आपका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो यहाँ पे हम मॉड में इसलिए लेते हैं कि आइदर चार्ज, अगर पॉजिटिव लोगे तो मॉड लेंगे तो बाहर में पॉजिटिव ही आएगा, और निगेटिव लीजिएगा तो मॉड से आपका बाहर पॉजिटिव ही आएगा। Q इंटू 2L वेक्टर, ये आपका डायपोल मोमेंट होता है, समझ गए। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डायपोल लेंथ। चलिए अब ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों रे कि ये अब इसके बारे में, इट इज अ क्वांटिटी विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, यानी ये आपका, अब डायपोल भी तो कई टाइप के हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल जो एग्जिस्टिंग डायपोल है, उस डायपोल का स्ट्रेंथ क्या है वो हम डायपोल मूवमेंट के द्वारा जानते हैं। जितना इसका डायपोल मूवमेंट आपका ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ बेटा उतना ज़्यादा होगा। कैसे सर? तो देखो दोनों के बीच का तो जो सेपरेशन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोनों चार्ज आपका एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो डिस्टेंस मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि दोनों पे चार्ज का वैल्यू क्या है। अब चार्ज के वैल्यू बड़े होंगे तो डायपोल मोमेंट आपका बड़ा होगा, यानी क्या कि उस डायपोल का स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा होगा। दूसरा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायपोल मूवमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पी वेक्टर। इसका डायरेक्शन जो होता है वो देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर अलोंग द एक्सिस, यानी आपका यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक्सिस के अलोंग जो आपका होता है वो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है और इट इज डिनोटेड बाय आपका पी वेक्टर। समझ गए? इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिए रे बच्चा, इट इज डिनोटेड बाय आपका पी वेक्टर। अब इसी में प्यारे बच्चों रे ध्यान दो कि मैंने अभी तुरंत आपको क्या पढ़ाया, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि जब आपका दो स्मॉल चार्ज, यानी आपका एक माइनस क्यू और दूसरा आपका एक माइनस क्यू और दूसरा आपका प्लस क्यू, जब दोनों बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से आपका जब सेपरेटेड होता है, दोनों वेरी स्मॉल डिस्टेंस से जब आपका सेपरेटेड है, तो ध्यान से सुनना है कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन आपका 12 है, तो इसका तो एक सेंटर पॉइंट आपका ओ, तो जब भी हम लोग डायपोल मूवमेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो ध्यान दीजिए ओ से, यानी सेंटर पॉइंट से, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हम लोग, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यहाँ पे पी वेक्टर जो हम लोग डिनोट किए हैं वो आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये आपका P इक्वल टू मॉड ऑफ Q इंटू 2L, और डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लेकिन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ डायपोल से लेके आपका पॉजिटिव की ओर, यानी ये स्वाभाविक है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, और सेंटर ऑफ डायपोल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो डायपोल का जो आपका एक्सिस है उसी के अलोंग में। अच्छा, अब चलो प्यारे बच्चों, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, आपको तो ये मैंने आपको जस्ट इससे पहले ही मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिख दिया कि ये आपका रिजल्ट आपका होता है, ठीक है ना। तो P, अच्छा अब हमको सिर्फ इसका मान लीजिए कि स्केलर में अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस P का क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो आपका यहाँ से Q इंटू 2A हो जाएगा। समझ गए? यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो P इंटू Q इंटू 2A, आइदर चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। SI यूनिट आपका डेफिनेटली एकदम वेरी सिंपल है कि SI यूनिट जो आपका होता है तो चार्ज का आपका कूलम होता है और डिस्टेंस का तो मीटर होता है, तो कूलम मीटर है ना, कूलम हाइफन मीटर। अच्छा, ये जो डिवाई आपका है ये CGS यूनिट होता है, ये अक्सर बेटा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ देता है कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का आपका यूनिट क्या है। कभी कभी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और वहां पे आपको कूलम मीटर नहीं दिया हुआ रहेगा, डिवाई दिया हुआ रहेगा, तो एकदम इसको नोट करके रखना है कि डिवाई जो आपका है ना ये CGS यूनिट है, और एक डिवाई इक्वल टू, ध्यान से सुनना है कि एक डिवाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे आपका हाइफन कूलम मीटर इसको पढ़ेंगे। एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला तो कूलम का आपका क्या होगा, AT का, कि Q इक्वल टू IT होता है, तो आपका कूलम का हो जाएगा AT, और लेंथ का आपका L, तो M का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलो प्यारे बच्चों, जस्ट इसके बाद जो हमारा आता है कि अब देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ रीजन सराउंडिंग अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डायपोल हैज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कह रहा है कि एक रीजन जो आपका है, ध्यान से सुनना है कि एक रीजन जो सराउंडिंग जो आपका वो एक स्टेशनरी डायपोल का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मान लीजिए कि आपका पॉसिबल है, यानी किसी भी रीजन, मतलब अ रीजन सराउंडिंग अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल
के सराउंडिंग में जो एक रीजन होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली होगा। व्हेन एन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज टीनी डाइपोल। अगर मान लीजिए पहले से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास मटेरियल है ये लिए, तो स्वाभाविक है कि इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका जो है, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, कि डाइलेक्ट्रिक में आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपका दोनों टोटल नंबर्स आपका इक्वल होते हैं। तो अब जब हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब रखे तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ पे निगेटिव, अभी जो ये न्यूट्रल था, सो अभी भी न्यूट्रल है और यहाँ पे भी ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अभी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आइदर चाहे वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल है यानी उसमें आपका नेगेटिव और पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों जो आपका मिला हुआ है, जिनके बीच में अट्रैक्शन होकर एक स्ट्रक्चर दिया है, तो हम इसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो स्वाभाविक है कि ये जो फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, तो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन डिस्प्लेस्ड होता है और आपका निगेटिव चार्ज जो है इससे अट्रैक्शन होता है। तो दोनों के बीच में अभी इनका जो सेंटर ऑफ, ध्यान से सुनना है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आपका था वो आपका कॉमन था, वो दोनों का अब सेंटर ऑफ मास आपका अलग अलग हो गया। दोनों का सेंटर ऑफ मास आपका अलग अलग, या हम कह सकते हैं कि सेंटर ग्रेविटी नहीं कह सकते, सेंटर ऑफ मास ही, कि दोनों के बीच का जो सेंटर आपका है, सेंटर ऑफ मास, वो दोनों सेपरेट होने के कारण ये आपका टीनी डायपोल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? टीनी डायपोल का। अपन के सिलेबस में, हम लोगों के सिलेबस में बाबूरे ध्यान देना है कि वाटर यानी H2O, क्लोरोफॉर्म CHCl3, अमोनिया NH3HCl, CO है ना, CO2 होगा यहाँ पे, CO2 वेट करना है, यहाँ पे CO2 ही होगा आपका। CO मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड भी और CO2 भी आपका दोनों है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा, CO मॉलिक्यूल्स भी चलेगा और CO2 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, CO2 भी है आपका, CO एंड नहीं यूज करना है, कॉमा देके यूज करना है ना। तो मॉलिक्यूल्स आर आपका सम एग्जांपल ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सब परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल में ही आपका फॉर्मेशन इसका होता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए हाइड्रोजन का 2 पॉजिट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 पॉजिटिव आयंस जो आपका यहाँ पे है, और हाइड्रोजन के 2 पॉजिटिव आयंस। तो अब स्वाभाविक है कि इसका जो टोटल हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको हाफ सर्कल इसलिए रखा गया है कि पूरा हम लोग का कंप्लीट, तो इसके साथ आपका कॉन्सिडेंस इसका होता है, समझ गए। तो देखिए इसका और इसके ऑक्सीजन के साथ इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो टोटल आपका जो एंगल होता है, ये 104 डिग्री या 102 डिग्री पे आपका, और डायपोल मूवमेंट का आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, अब चलो तो प्यारे बच्चों इसी के आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब अपने सामने में क्वेश्चन आ गया कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम, यानी आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कंसिस्ट यानी 4 माइक्रोकूलम, और दूसरा आपका क्या +4 माइक्रोकूलम, है ना, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm, यानी दोनों के बीच का जो ना 5 mm आपको मिला हुआ है। तो कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो P वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़े हो, Q इंटू 2A, तो कितना है 4 माइक्रोकूलम ना, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और 5 mm है, तो मिलीमीटर को ध्यान से सुनना है कि जब मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। बताओ तो बच्चा, आया सब लोगों को समझ में? यहाँ तक बेटा किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तो जल्दी बताओ, मेरे को रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करना है, बताइए तो किन्हीं लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन? तो किन्हीं लोगों को कोई कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है ना? तन्नू लोग क्लास नहीं में हो क्या? क्लास में नहीं हो बाकी लोग? तन्नू और अंजलि, प्रखर, गुंजन, प्रिया, हर्ष, बादल, स्वाति, हाँ, और सत्यम, हिमांशु, शन्नी, आदिति, रिमझिम, कृष्णा, जयप्रकाश,
रितिका, और ये सारे बच्चे बेटा क्लास नहीं कर रहे हो, अंजलि, तब सब लोग क्लास करो, पर दिखाई नहीं दे रहे हो तुम लोग, गड़बड़ बात है। समझ में आ रहा है ना, सब लोगों को अच्छे से पढ़ाई समझ में आ रहा है ना बेटा, तो चलो ध्यान दो। अब इसके बाद अब देखिए कि अब आपका जो ध्यान देना है कि अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि अब जो आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम comprising a charge plus q distributed uniformly on a semicircular are the radius of semicircular arc of the radius r and point charge minus q kept at distance। ठीक है बेटा, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, अभी थोड़ा और पढ़ा लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट हो गया, थोड़ा और पढ़ा लेते हैं तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग बताएंगे। अब तो चलिए, तो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे देखिए एरर आ गया, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल अब हम लोग को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, यानी एक्सियल लाइन जो हमारा है उस पे हम लोग किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब ध्यान दीजिए, एक्सियल लाइन किसको, का लाइन पासिंग थ्रू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तो बाबू ध्यान दीजिए कि अभी जो मैंने पहला आपको जो मैंने पढ़ाया, फर्स्ट में ही जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने बताया ना, एक्सिस ऑफ डायपोल, एक मिनट, एक्सिस ऑफ डायपोल भी इसी को हम लोग बोला, और इसी को एक्सियल लाइन भी आपका बोलते हैं कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होकर जो आपका पास करता है, तो इसको हम लोग एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब चलो, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो वेरी सिंपल बाबू, एकदम ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि दो चार्ज आपका लेते हैं, एक आपका पॉइंट ए पे आपने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, इसको हम लोग वेरी स्मॉल डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, कोई दिक्कत। ये बेटा आपका सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, और ये जो पोजीशन आपका ये बी हो गया, कोई दिक्कत। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका जो डिस्टेंस है ना, ये आपका 2a है, कितना है, 2a, कोई दिक्कत। अब आपको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक्सियल लाइन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और वो पॉइंट हम लोग लेते हैं P यहाँ पे, और पॉइंट P पे अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। जो पॉइंट P आपका सेंटर ऑफ डायपोल से, जो पॉइंट P आपका सेंटर ऑफ डायपोल से मैं बात करूं तो ये आपका r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है r डिस्टेंस पे। अब चलो प्यारे बच्चा, हम लोगों को पॉइंट P पे है ना, कि पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल AB, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल AB के कारण हम लोगों को पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, पॉइंट P पे जब हम लोग निकालेंगे तो एक मन ही मन इमेजिन करते हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे +1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव हम लोग टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट पॉजिटिव जब ही हम लोग टेस्ट चार्ज लिए बाबू रे, तो देखो तो -q के कारण इसको क्या मिलेगा, फोर्स, -q के कारण जो आपको यहाँ पे लगेंगे फोर्स, ध्यान दीजिएगा, वो इसमें अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा +q के कारण यहाँ पे क्या होगा आपका रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आपका E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो E1 और E2, तो E2 आपका किसके कारण है, +q के कारण, और E1 किसके कारण है, -q के कारण। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे क्या होगा, तो जब हम दोनों चार्ज को देखते हैं तो देखते हैं कि पॉइंट P पे आपका +q जो आपका है वो ज़्यादा नज़दीक है -q के कंपैरिजन में, -q से पॉइंट P जो है वो आपका ज़्यादा दूर है
प्लस क्यू के कंपेरिजन में। तो डेफिनेटली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू के कारण जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा उसके कंपेरिजन में तो प्लस क्यू का आपका ज़्यादा लगेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब एक ही पॉइंट पे आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो E2 के डायरेक्शन में होगा। और ई नेट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ई नेट का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, लार्जर में हम लोग स्मॉलर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यानी E2 में क्या करेंगे हम लोग, E1 को माइनस करेंगे। बताओ तो डायग्राम समझ में आया? बताओ बच्चा सब लोग, डायग्राम ये समझ में आया आप लोगों को? एकदम ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आपको BSCB में और CBSE बोर्ड में भी 2 मार्क्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाने में इन सब का बेटा बहुत यूज आता है। तो आप सारे बच्चे को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया? किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें बेटा। आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया? तो चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या हुआ अभिषेक? अभिषेक क्या समझ में नहीं आया? अभिषेक समझ में नहीं आया बाबू रे, बताओ। चलो ध्यान देना है, बताओ तो, अगर जो समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो अब चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना एक बार और। अरे क्या है यहाँ पे आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अभी आपको मैंने तुरंत पढ़ाया कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज अपोजिट नेचर वाले वेरी स्मॉल डिस्टेंस में जब सेपरेटेड होते हैं तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू और इसके बीच का सेपरेशन आपका 2a है। हमको पॉइंट P पे, जो लाइन आपका एक्सियल लाइन पे ही लाइज कर रहा है, तो एक्सियल लाइन के पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल AB के कारण निकालना है। तो जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इमेजिन करते हैं। और अब माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो अट्रैक्शन, वो अट्रैक्टिव, माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और प्लस क्यू रेपल करेगा तो आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब हम E1 और E2 का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि E2 आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू E1। का है क्योंकि पॉइंट P से आपका प्लस क्यू चार्ज नज़दीक है जबकि पॉइंट P से माइनस क्यू चार्ज आपका दूर है। तो यहाँ से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाता है E2 माइनस E1, यानी लार्जर माइनस स्मॉलर। यही तो मैंने आपको बताया है। चलो तो अब हम लोग सॉल्व इसको करते हैं कि फ्रॉम फिगर, सब लोग एकदम ध्यान दोगे, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। फ्रॉम फिगर ध्यान दीजिएगा सब लोग कि फ्रॉम फिगर अब निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, या ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, या ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब माइनस क्यू चार्ज आपका है ना, तो माइनस क्यू, तो यानी मॉड में हम लोग ले लेंगे माइनस क्यू और बट्टा, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, तो माइनस क्यू मैंने मॉड में ले लिया और क्या हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो इसको मैं मान लेता हूँ E1 वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर में लिख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू AP स्क्वायर। डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो अलोंग, ध्यान दीजिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग PA, यानी P से A की ओर आपका इसका डायरेक्शन होगा। देखो तो मैं इसका सिर्फ अब मुझे चाहिए क्या, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो E1 का जब मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान दीजिएगा Q बटा AP। तो AP का जो वैल्यू होगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, तो AP का वैल्यू ध्यान दो तो बाबू रे, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ AP का वैल्यू को, O से P का वैल्यू हम लोगों को R दिया हुआ है, और A से O का वैल्यू, तो AB के वैल्यू AB का 2A है और O आपका सेंटर में है, तो AO आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्या हम इसको R प्लस A का स्क्वायर लिख दें, और बाबूरे यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि AP इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, AP इक्वल टू OP
प्लस ओ ए यानी आर प्लस ए। समझ में आ गया? तो चलो एक वैल्यू हमारा ये आ गया। अब एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आपका क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/4πε0, यहाँ पे मॉड में प्लस क्यू लेंगे और देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बीपी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बीपी का स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में? तो देखिए वो आपका अलोंग बीपी, यानी देखिए अलोंग हम लोग पी ए लिखे थे, यहाँ पे पी ए यानी पी से ए की ओर, और यहाँ पे बीपी यानी बी से पी की ओर आपका अलोंग पी बीपी। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान देना है रे बच्चा सब लोग कि अब जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ लिखते हैं, E2 का जब बेचारे मॉड हम लोग लेते हैं तो एकदम ध्यान देना कि देखो तो 1/4πε0 प्लस क्यू बट्टा अब बीपी। तो बीपी इक्वल टू जब निकालेंगे देखो तो ओ से पी का डिस्टेंस आपका आर है और निकालना है बीपी। तो देखो तो ओबी माइनस ओपी माइनस ओबी कर देंगे तो बीपी आ जाएगा और बीपी का वैल्यू कितना होगा? आर माइनस ए का आपका स्क्वायर हो जाएगा। और वो कैसे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे वो आपका आएगा। तो देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, बीपी इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बीपी इक्वल टू जब हम लोग निकालेंगे तो आपका ये ओपी माइनस ओ बी, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस ए। ठीक है, आर माइनस ए। चलो प्यारे बच्चों, अब जब ये वैल्यू आपका आ गया तो अब हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to a dipole AB, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू, ई वेक्टर का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 होगा ना। देखिए तो ये मैंने आपको रिजल्टेंट निकाला ना। अब जब आप E1 और E2 का वैल्यू, E1 का भी वैल्यू निकाल लिए, E2 का भी निकाल लिए, तो अब पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो क्या करेंगे? जब एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट निकालेंगे तो लार्जर में स्मॉलर को माइनस कर देंगे, तो E2 माइनस E1 कर दिए हैं। तो देखो तो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब E2 का वैल्यू कितना निकाले हो? 1/4πε0, ध्यान दो सब लोग, Q बट्टा आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q बट्टा आर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा दोनों का वैल्यू। तो देखो तो यहाँ से Q बट्टा 4πε0 को कॉमन ले लें, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 1/r माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो बाबू रे, Q बट्टा 4πε0, अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब चलिए यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो तो Q बट्टा 4πε0 और ध्यान दीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। अब फिर देखिए यहाँ पे जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2AR या 2RA। देखो ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, और जब माइनस प्लस तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। देखो
फिर आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये हो गया आपका होल स्क्वायर। बाबू रे ध्यान दो, आपका ये कैंसल, तो क्या फाइनली आपका रिजल्ट आ गया, देखिएगा। एक बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान देना है, 4AR, ध्यान दीजिएगा, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 2AR और 2AR, तो 4AR बट्टा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया। अब इसको और बाबू रे सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, ई, इसको ना ई एक्सियल भी लोग लिखता है, तो ई एक्सियल इसको वेक्टर में लेके इसको ऐसे मॉड में ले लेना, क्योंकि अभी जब हम लोग वेक्टर में लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन देना होगा, अभी तो इसका मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं ना। तो देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हम लोग Q इंटू 2A इंटू, ध्यान से सुनना, Q इंटू 2A इंटू 2R तो लिख ही सकते हैं ना, और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए का, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो तो चूंकि सिंस P वेक्टर का मॉडुलस अगर हम लोग ले लेंगे तो ये क्या होता है आपका Q है ना इंटू 2A वेक्टर आपका होता है, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है आज ही जस्ट। तो देखो तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं क्या, तो ई वेक्टर निकाल रहे हैं ना, ई वेक्टर का नेट, ई नेट निकाल रहे हैं इसका वैल्यू नेट, यही मैंने इसको ये लिखा यहाँ लिखा, सब एक ही चीज़ें हैं, बस मैं रिप्रेजेंट अलग अलग से कर देता हूँ कि किसी भी बुक में कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ भी रे घबराना नहीं है। अब Q इंटू 2A के जगह पे मैं क्या P वेक्टर लिख दूँ इंटू मैं 2R, अब बट्टा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपका आ गया। अब देखो तो ये रिजल्ट, अब इसका डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ ई नेट वेक्टर इज अलोंग, अब देखिए तो प्यारे बच्चों, अब इसका डायरेक्शन क्या, इज अलोंग क्या, ओ से पी के डायरेक्शन में, क्योंकि रिजल्टेंट तो आपका E2 वाला यानी E2 माइनस E1 कर रहे हैं, तो जो E2 का आपका, ध्यान से सुनना, आपका E2 का ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, कि जो आपका E2 का डायरेक्शन है वही आपका नेट का होगा, काहे कि E2 माइनस E1 कर रहे हो, E2 यहाँ पे लार्जर है तो E2 माइनस E1, तो E2 आपका लार्जर है तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो E2 वाला होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज अलोंग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अलोंग OP, ठीक है। ये आपका बेटा फाइनली रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल केस के बारे में क्या पढ़ते हैं कि इफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इफ मैं यहीं लिखता हूँ स्टार पॉइंट, इफ R इज ग्रेटर देन A। अब इसका मतलब क्या है कि R का वैल्यू जो है वो A से बहुत बड़ा, यानी आपका देखिए सबसे पहले तो डायपोल यानी एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज के बीच का वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसका आधा आपका A होगा, 2A का आधा ना, ये दोनों के बीच का आपका तो 2A, 2A का आधा A। अगर A का वैल्यू R से छोटा ही नहीं, अगर बहुत छोटा है, या R का वैल्यू A से बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है, तो यह मैंने लिखा ना कि R का वैल्यू बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है, इफ R इज मच ग्रेटर देन A, then A square can be ignored, है ना, A square can be ignored as compared to R square। यानी तब उस कंडीशन में बेटा आपका जो बात आपका यहाँ पे है कि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि हम लोग ऑलरेडी चीजों को समझ रहे हैं कि हमारा ए का जो वैल्यू है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ए का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, ए का जो वैल्यू है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो और छोटा हो जाएगा ना, तो कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। देन देखिए तो यहाँ ई नेट का जो वैल्यू आप निकाले हो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन
पी वेक्टर इंटू 2r अब बट्टा, अब देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को तो हम लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो चलो तो प्यारे बच्चों अब इसको मैं यहीं पे कैलकुलेशन में कर देता हूं। देखिए तो अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका वैल्यू यहां से ई का जो वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान देना है P इंटू 2r बट्टा r का पावर 4। तो r से आपका ध्यान दीजिएगा कि r को तो कैंसिल किया और यहाँ भी r का, तो r का पावर 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया ये याद रखिएगा कि ई वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P यानी 2p बट्टा RQ। याद रहेगा, ये बात याद रहेगा रे बबुआ, ये बातें आप लोगों को याद रहेगा ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिखते हैं EXL। अब यहाँ वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, EXL। अच्छा K 1/4 पाई एप्सिलॉन को तो K लिखोगे ना, K 2p वेक्टर का मॉड बट्टा RQ, इसको भी याद आपको रखना है। बता मेरे प्यारे बच्चों आया समझ में ये बातें सब लोगों को? रिप्लाई करो तो यहाँ तक आया, ये सारी बातें आप लोगों को आया अच्छे से समझ में? रिप्लाई करो जल्दी प्यारे बेटा। ये कौन है, फादर ऑफ थानोस? कह रहे तो पहचान में नहीं आ रहा है कौन है। चलो अमन गुप्ता अभी क्लास आया है रे, आज तुम्हारा अटेंडेंस लग रहा है, तुम कई दिनों से अब्सेंट चल रहे हो। हाँ अब है, क्लास कर रहा है, कैफी क्लास कर रही है, वेरी गुड बेटा। अब गुंजन कुमार कहाँ है रे? गुंजन सिंह क्लास नहीं कर रहा है। हाँ गुंजन सिंह क्लास नहीं कर रहा है। चलो बताओ तो सब लोग आया अच्छे से समझ में? तुम लोग तो कम से कम सब लोग अपना नाम आईडी में अपना नाम मेंशन कर लोगे ना, तो ज़्यादा आसानी होगा, हम तब समझ पाएंगे ना कि क्या दिक्कत है, कौन बच्चे में क्या नहीं समझ में आ रहा है, किनको क्या दिक्कत है। चलो तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गए बेटा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा है कि 2 चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर कीप्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो तो हम लोग एक आपका -1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम और दूसरा जो आपका है यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम, ये आपका A और ये पॉइंट को ले लेते हैं B। क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये आपका 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब ये आपका मिड पॉइंट से आपका कह रहा है कि सेंटर ऑफ डायपोल्स है ना, मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू ये पॉइंट P पे जहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो ये बेटा यहाँ से यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 10⁻² मीटर, और ये आपका 1 × 10⁻² मीटर आपका है। तो देखो तो आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर आपका छोटा है 10 सेंटीमीटर से, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। तो बहुत छोटा नहीं है तो सर कौन फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ई वेक्टर जो हम लोग एक्सियल का क्या पढ़े हैं, देखो तो जरा यहाँ ध्यान दो, याद अभी तुरंत रखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या पढ़े, P इंटू क्या 2r, अब बट्टा रे बाबू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ अगर बहुत बड़ा होता, ये अगर 1 मिलीमीटर होता और ये 10 सेंटीमीटर होता, तब हम फिर जो अभी रिजल्ट निकाले हैं, ये 1 मिनट अभी जो हमने ये रिजल्ट निकाला है, तब हम ये यूज़ करते। लेकिन अभी हम इसको यूज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका बहुत छोटा नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 9 × 10⁹ ये मैंने पुट कर दिया। अब P तो Q × 2 है,
तो q का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 और 2a का वैल्यू तो 1 इंटू 10⁻², 2a यही वैल्यू है ना। अच्छा अब चलो इंटू 2r, तो 2r का वैल्यू बाबू रे 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय आपका क्या ये इसका तो वैल्यू अब आर स्क्वायर, तो आप आर स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 10⁻² का स्क्वायर अब माइनस आपका 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो देखो तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 919 फिर 919 फिर 9 2 और 18 अब देखो 10 का पावर 9 अब -6 तो बचेगा 3 और -2 तो बचेगा 1 और 1 अब यहाँ पे ये 112 और ये 10 का पावर -2 तो बचेगा 10 का पावर 0। अब डिवाइडेड बाय अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर करोगे तो 100 ये 10 का पावर -4 तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 4 तो क्या बचेगा 10 का पावर -2, कोई दिक्कत। और यहाँ पे बच्चा रे ये आपका आ जाएगा, ध्यान से सुनना है, वेट करो, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना हम लोग ये मेथड अपना लेते हैं ना, इसको हम लोग कर लेते हैं 100 इंटू 10 का पावर -4 फिर -1 इंटू 10 का पावर कर लेते हैं -4, कोई दिक्कत। अब आपका आ गया 18, अब ये तो 1 ना तो डिवाइडेड बाय आपका कितना 100 -1 इंटू 10 का पावर क्या -4 तो आपका ऊपर में आएगा तो 18 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 99 तो आपका 9 यानी 2/11 इंटू 10 का पावर 4 और डिवाइड दे दें तो 0 पॉइंट, अब ये आपका आ जाएगा कितना एक बार में, फिर बचेगा 9 फिर लगेगा 8 फिर एक बार में और बचेगा 10 का पावर 4। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हो ना तो न्यूटन पर कूलम और नहीं तो वोल्ट पर मीटर। आया समझ में। अब चलो बच्चा जब ये क्वेश्चंस हम लोग बना लिए तो अब एक और क्वेश्चंस जो हमारा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट 10 कूलम पर मीटर, सॉरी 10 कूलम मीटर नॉट पर मीटर, 10 कूलम मीटर। इसमें हम लोग डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को डायपोल मूवमेंट दे दिया डायरेक्ट, तो पी वेक्टर का वैल्यू आपको दे दिया, कितना दे दिया बाबू रे 10 कूलम मीटर आपको दे दिया, 10 कूलम मीटर आपको ये वैल्यू आ गया। दूसरा आपको पूछ रहा है कितना पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ एन डायपोल, यानी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ एन डायपोल पे पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब चलो प्यारे बच्चा हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों रे, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल लाइन पे हम लोग को पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सियल और निकालेंगे फॉर्मूला के पी, है ना, के पी ऐसा 2p है ना आपका, यहाँ पे देखो तो रिजल्ट में क्या आया है कि 2p, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो प्यारे बच्चों रे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k2p यानी k2p बट्टा r क्यूब, तो यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 और डायपोल मूवमेंट अपना दे दिया 10 कूलम मीटर और r तो यानी 30 इंटू 10 का पावर 2 का आपको क्यूब हो गया। वेरी सिंपल, देखो 9 2 और कितना 18 और 10 का पावर आपका हो जाएगा 9 10 पावर 9 और यहाँ 1 तो 10 पावर 10। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 3 आर 9 3 आर 27, तो 27,000 3 0 और यहाँ पे 10 का पावर हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं बच्चा रे। अब देख 18/27 तुम रहने दो, अब ये 10 का पावर 3 और 10 का पावर 6 तो 10 का पावर 9 और ऊपर आएगा तो -9 तो 10 का पावर 1 बचेगा। अब 9 2r और 9 3r, अब डिवाइड करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 0.66 है ना, और इंटू 10 यानी 6.6 न्यूटन पर कूलम लिख लो या 6.6 वोल्ट मीटर लिख लो। बताओ तो आया बच्चा, सब लोग बता, रिप्लाई कर, आया समझ में, आया समझ में, बन गया क्वेश्चन आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोगों का थ्योरम है, बताओ तो प्यारे बच्चों
ये आया समझ में? रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी से बताइए रे प्यारे बच्चों, आया समझ में? चलो वेरी गुड। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग, है ना। अभी आपका एक क्वेश्चन जो है जो डायपोल मूवमेंट का, तो वो मैं अगले क्लास में यानी कल जब आएंगे तब और भी इस पे क्वेश्चंस कराना है, और भी आगे हम लोग को थ्योरम पढ़ना है। 2 से 3 दिनों में, 2 दिन में आपका ये जो पोर्शंस है आप लोगों का, हम लोग का कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, मन लगा के पढ़ते रहिए, खूब खुश और मस्त रहिए और पढ़ाई पे फोकस रहिए। थैंक यू।